अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वर्ल्ड वॉर वन को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी वजूहात के बारे में जानेंगे कि इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ी गई। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns at 7 in the morning, the bombardment. असल में दोस्तों 28 जून 1914 में एक 19 साला लड़का, एक स्कूल का लड़का ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की हत्या कर देता है और उसे मार देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी 4 साला जंग शुरू होती है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया पर आ जाती है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग मर जाते हैं और बहुत से एंशिएंट एम्पायर, जो पुराने एम्पायर्स थे, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये वो जंग थी जो बहुत से मुल्कों और बहुत से बरआज़मों पर लड़ी गई और आज हम इसे वर्ल्ड वॉर वन के नाम से जानते हैं। अब आए दोस्तों, इस सारे सिनारियो को समझने की कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वाक़ये की वजह से इतना बड़ा जंग कैसे वजूद में आया और इतना बड़ा जंग क्यों हुआ। असल में दोस्तों 1914 में यूरोप के ज़्यादातर जो एम्पायर्स थे वो मोनार्कीज थे, मतलब वो बादशाहत के निज़ाम के तहत थे। सिर्फ 3 ममालिक पूरे यूरोप में वो डेमोक्रेसीज थे जिसमें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और सन मरीनो आते हैं। असल में दोस्तों ईस्टर्न यूरोप में सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये ममालिक जो तो इनको बाल्कन कंट्रीज कहते थे और इस जंग की होने में इनका बड़ा किरदार था। याद रखना है इस बात को। 1878 में रशिया और ओटोमन एम्पायर के दरमियान एक जंग चल रहा था जिसमें रशिया इन कंट्रीज मतलब इन बाल्कन कंट्रीज का मदद कर रहा था कि वो ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो जाए। लेकिन इन 1878 में ही ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन हुई जिसके तहत ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ये हक दिया गया कि वो बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना के इलाके को आर्जी तौर पर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा ही होगा। जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ये हक दिया गया कि वो बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना के इलाके पर आर्जी तौर पर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, इन इलाके को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब आर्जी तौर पर, लेकिन ऑफिशियली ये ओटोमन एम्पायर का ही हिस्सा होगा। और उस वक़्त ओटोमन एम्पायर से बुल्गारिया ने भी आज़ादी हासिल कर ली और वो उस वक़्त ओटोमन एम्पायर में उस वक़्त ओटोमन एम्पायर में अंदर ही बहुत से रिवॉल्यूशन चल रहे थे और उनके हालात स्टेबल नहीं थे और वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना 400 साल बाद ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हुए, मतलब वो उनसे अलग हुए, कि तभी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने आकर उन पर कब्जा जमा लिया। बोस्निया के लोग बड़े गुस्से में थे, वो आज़ादी चाहते थे और सर्बियन लोगों ने भी उनके आ गए, मतलब वो भी बोस्निया के लोगों को सपोर्ट करने लगे और वो इसलिए कि इन लोगों के दरमियान एक एथनिक रिलेशन था जिसे स्लेव्स कहते हैं और ये लोग चाहते थे कि ये लोग मिलकर एक यूगोस्लाविक कंट्री बनाए, एक साउथ स्लाविक कंट्री बनाए। तो ये लोग भी इनकी मदद के लिए निकले और वो चाहते थे कि सर्बिया भी आज़ाद हो और बोस्निया भी आज़ाद हो और वो दोनों एक मुल्क बना सके एक दूसरे के साथ मिलकर। उस वक़्त यंग बोस्निया के नाम से एक स्टूडेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप बना जिसे सर्बियन लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब ये सारा किस्सा हम कह रहे हैं, अब हम असल पॉइंट पे आते हैं कि एसेसिनेशन ऑफ फर्डिनेंड, मतलब फर्डिनेंड को किस तरह कत्ल किया गया और ये सारा मामला इधर तक किस तरह पहुंचा। अच्छा दोस्तों, तो 28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ सोफी, जो कि बोस्निया के एनेक्स टेरिटरी में सफ़र कर रहे थे, 6 रिवोल्यूशनरी ने प्लान किया था। यंग बोस्निया के जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप था उनके 6 रिवोल्यूशनरी ने प्लान किया इनके कत्ल करने का। सुबह के करीब 10 बजे एक रिवोल्यूशनरी जिसका नाम था कैब्रिनोविक, उसने फर्डिनेंड के गाड़ी पर बम फेंका जो कि फर्डिनेंड के गाड़ी के साथ टकराया और रोड के किनारे पर गिरा। फर्डिनेंड बच गया और बम रोड के किनारे 20 लोगों को जख्मी कर गया। फर्डिनेंड भाग निकला और जिस मीटिंग के लिए वो आया था बोस्निया, असल में उसने वो मीटिंग कैंसिल कर दी और मेयर से कंप्लेंट लगाई कि आपके शहर में हम पर हमला कैसे हुआ। जैसे ही फर्डिनेंड फिर हॉस्पिटल के लिए निकलता है ताकि जख्मियों के साथ मिल सके,
تو راستے میں وہ ایک غلط موڑ لیتا ہے، ایک غلط گلی میں اس کی گاڑی چلی جاتی ہے، اور جس میں وہ ایک 19 سالہ ریولوشنری کے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر آ جاتا ہے، اور جس کا نام ہوتا ہے گبریلو پرنسپ۔ گبریلو پرنسپ جو کہ ایک 19 سالہ ریولوشنری تھا، جو ہم نے پہلے کہا تھا، وہ ڈائریکٹلی ان پر فائر کر دیتا ہے، اور اس طرح سے فرڈیننڈ کی ہتیا ہو جاتی ہے اور فرڈیننڈ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب گبریلو پرنسپ کو اسی وقت گرفتار کیا گیا اور اسے ٹرائل کے لیے لے گئے، تو اس نے اپنے ٹرائل کے دوران کہا کہ بوسنیا کی آزادی صرف میرا مقصد ہے، میں ایک یوگوسلاوک نیشنلسٹ ہوں اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک یوگوسلاوک کنٹری بنائیں، لیکن گبریلو پرنسپ کی ایج قانون کے مطابق اس کی عمر 20 سال میں 2 مہینے کم تھی، تو اس لیے اس کو پھانسی کی سزا نہ دی سکی اور 20 سال قید کی سزا اسے سنا دی گئی۔ اب دوستو آسٹرو ہنگیرین امپائر کو غصہ آ گیا اور اس نے سربیا کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جیسے ہی سربیا کے خلاف وہ جنگ پر اتر آئے تو رشیا ادھر سے سربیا کے حمایت میں آ جاتا ہے اور وہ بھی آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جب جرمنی یہ دیکھتا ہے کہ رشیا آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف آ گئی تو جرمنی آ جاتی ہے آسٹرو ہنگیرین کی حمایت میں، تو ایک جانب رشیا اور سربیا ہو جاتے ہیں، دوسری جانب جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین امپائر بن جاتے ہیں۔ اب فرانس بھی اس بار پیچھے نہیں رہتا اور وہ بھی رشیا اور سربیا کی حمایت میں آ جاتے ہیں، تو ایک قسم کا ایک چین آف فرینڈشپ بھی بن جاتا ہے اور ایک ورلڈ وار کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں ہم اس کا ایک اور پارٹ بھی بنائیں گے اور اس میں اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے کہ یہ جنگ اب آگے کس طرح جاتی ہے اور اس میں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ والسلام۔